अब पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक का तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने अभी तक पढ़ लिया है कार्बनिक यौगिकों क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगिक 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगिक 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली दहन अभिक्रिया, दूसरी ऑक्सीकरण, तीसरी संकलन अभिक्रिया, चौथी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दहन, दहन तब होता है, दहन के लिए किसी भी वस्तु या पदार्थ हम दहन करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि किसी पदार्थ हम दहन करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। दहन, जैसे हम कार्बन परमाणु है, कोई क्या है? कार्बन परमाणु है। जैसे हम बात करें कोयला, कोयला के अंदर क्या होता है? कार्बन परमाणु होता है, और इसका हम दहन करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होगी हमें। और जब हम कार्बन परमाणु या कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। CH4, यदि हम मेथेन लें और मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें? दहन करें। क्या करें? दहन। दहन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन का दहन करने पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल का अणु बनता है, और क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ये कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। तीसरा यौगिक लें CH3 CH2OH, एथेनॉल। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का हम दहन करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी? फिर से ऑक्सीजन परमाणु की, हमें ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होगी। और इसी उपस्थिति में दहन करने पर फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्त होते हैं, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। अर्थात हमने इन 3 अभिक्रियाओं से ये सीखा है कि दहन के लिए क्या आवश्यक होती है? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन आवश्यक होती है। दहन के लिए क्या आवश्यक होती है? ऑक्सीजन तो आवश्यक होती है। और दहन करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। साथ में किसका अणु बनता है? जल का अणु बनता है, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पूर्ण होने पर साथ में ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो दहन भी क्या एक है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब हम जानते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का तो जुड़ना, और हाइड्रोजन परमाणु का हटना। हाइड्रोजन परमाणु का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु तो क्या होता है? जुड़ता है, और हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? हटना या हटता है। उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक भी क्या दर्शाते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकारक की। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीकारक क्या है। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं और
और स्वयं का अपचयन करते हैं, स्वयं का अपचयन करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का तो क्या कर देंगे, जो अभिक्रिया में दूसरा पदार्थ है उसका तो क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे, लेकिन खुद का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। खुद का क्या करेंगे, अपचयन। अर्थात ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ के साथ में तो कौन सा परमाणु जोड़ देंगे, ऑक्सीजन का परमाणु जोड़ देंगे, और खुद के पास में या तो ऑक्सीजन परमाणु हट जाएगा या क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये दूसरे परमाणु या दूसरे यौगिक के साथ तो क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, लेकिन खुद के साथ में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। देखो हम पढ़ेंगे एथेनॉल का ऑक्सीकरण, CH3CH2OH। एथेनॉल का दहन होने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बनता है, लेकिन एथेनॉल का क्या होने पर, ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है। देखो ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर हम जो ऑक्सीकरण उपयोग में लेंगे वो इसके ऊपर और नीचे रखेंगे। एक तो हम लेते हैं क्षारीय KMnO4 प्लस में उष्ण KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण करने के लिए तो हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, और KMnO4 क्या है, ऑक्सीकारक है। क्षारीय KMnO4 और साथ में किसकी आवश्यकता होती है, उष्मा की। KMnO4 का पूरा नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। हम KMnO4 का पूरा नाम पढ़ते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा ऑक्सीकारक होता है अम्लीय K2Cr2O7 प्लस उष्ण। ये पहला क्षारीय KMnO4 ये भी ऑक्सीकारक है, और दूसरा अम्लीय K2Cr2O7 ये भी ऑक्सीकारक है। अब हम इसका नाम पढ़ेंगे K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ऑक्सीकारक हैं, तो ये खुद का तो क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, अपचयन, लेकिन दूसरे पदार्थ का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये खुद तो ऑक्सीकारक है और दूसरा पदार्थ क्या हो गया यहाँ पर, एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्या करेंगे, ये अपचयन करेंगे। इसका मतलब इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन परमाणु जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन परमाणु। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होने पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है CH3COOH। ऑक्सीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखो CH3CH2OH, इसमें ऑक्सीजन परमाणु एक है और एक ऑक्सीजन परमाणु घट गया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु इसके अंदर जुड़ गया, और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु 1 और 3 कितने हुए, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, 3 और 2 5 और 1 6 है। इधर 6 हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन उधर कितने बचे, 2। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, संकलन अभिक्रिया। हमने 2 अभिक्रिया पढ़ ली, दहन
दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। क्या उपस्थित होनी चाहिए, ऑक्सीजन। यदि हम कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करते हैं, सॉरी दहन करते हैं, तो हमें कौन किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती है। और साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है दहन के बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। और कार्बनिक यौगिक का दहन करने पर हमें जल का अणु भी प्राप्त होता है और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। दहन, दहन एक कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो सब बहुत सारी क्या प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर ये पदार्थ प्राप्त हुए। ये तीर का निशान हमें ये बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसे दे रहे हैं। फिर हमने पढ़ी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु का तो जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का तो जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का हटना। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीकारक की। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ का तो ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, लेकिन स्वयं का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अर्थात दूसरे परमाणु, दूसरे यौगिक के पास तो क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और खुद के साथ में क्या जोड़ लेते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। ऐसे कहलाते हैं ऑक्सीकारक है। जैसे हम कार्बनिक यौगिक एथेनॉल की अभिक्रिया पढ़े, तो एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है और हमें इसका ऑक्सीकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। दो ऑक्सीकारक है, क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा और अम्लीय K2Cr2O7। KMnO4 का पूरा नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट और अम्लीय K2Cr2O7 का पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन। तो एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु था तो कितने हो गए, दो हो गए। तो हमें एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं। कौन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं, जिनमें दो श्रेणी होती है। एक तो हमने बताई थी, एल्कीन श्रेणी को रखा जाता है, एल्कीन श्रेणी को, और दूसरी होती है एल्काइन श्रेणी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, योग होता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना तो क्या कहलाता है, अपचयन ही कहलाता है, अपचयन। ठीक है, संकलन अभिक्रिया को एक नाम से और जाना जाता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हाइड्रोजनीय अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन कभी भी कौन सी अभिक्रिया नहीं दर्शाती, संकलन अभिक्रिया नहीं दर्शाती। फिर संकलन अभिक्रिया में किसका योग होता है, हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन का योग होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया तीन नाम हो गए, तो संकलन अभिक्रिया, दूसरा अपचयन अभिक्रिया, तीसरा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। फिर संकलन अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, एल्कीन और एल्काइन दर्शाते हैं। जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। अब यहाँ पे ये तो कार्बन परमाणु है सर, तो ये आर 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 ये क्या है, आर का मतलब है कि ये कोई कार्बनिक समूह है। क्या है, कार्बनिक समूह है। जैसे आर की जगह आ सकता है CH3, C2H5 या CH3, CH2,
CH3। ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे श्रृंखला या कार्बनिक यौगिक समूह होता है जो क्या है यहाँ पर आ सकता है, एल्केन हो सकता है या कोई एथिल, मेथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, ऐसे वो आ रहे हैं। और ये क्या है बताओ, एल्केन। और एल्केन का संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन होता है। तो क्या जोड़ना हमें, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। किसका योग होता है, हाइड्रोजन का। अब जैसे किसी कार्बनिक यौगिक का हमने ऑक्सीकरण किया तो हमें किसकी आवश्यकता हुई, ऑक्सीकारक की। वैसे ही जैसे एल्कीन का हम अपचयन करेंगे ना, अपचयन, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। जैसे निकल उत्प्रेरक हो सकता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक हो सकता है, पीबी लेड उत्प्रेरक हो सकता है। इनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होते हैं, या कोई रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो रही, धीरे धीरे उसे तीव्र गति से पूरी करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकल, प्लेटिनम और लेड ऐसे उत्प्रेरक हैं जो क्या कर सकते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन। और इसमें किसका योग होता है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। अणु तो एक है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं। एक तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा और एक इससे जुड़ जाएगा। द्विबंध किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बंध में चेंज हो जाएगा। क्या बन गई, एल्कीन से एल्केन बन गई। क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो संकलन अभिक्रिया या अपचयन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में एल्कीन से क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। इसे कहते हैं हम लोग संकलन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन किसकी उपस्थिति में, वो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में योग होता है। तो क्या होता है, इसका अपचयन होता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, इसका अपचयन होता है। और एल्कीन का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। ये द्विबंध है और 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा और एक इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, CH3। देखो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ से एक और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, CH2। और ये द्विबंध किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल बंध में चेंज हो जाता है। और इसके पास में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक ये भी ले लेगा द्विबंध वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये क्या हो गई, एल्कीन थी ये भी। और एल्कीन से हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्केन प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, एल्केन प्राप्त हो गई। तो अपचयन अभिक्रिया से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। अब हमारी कार्बन की लास्ट अभिक्रिया जिसका क्या नाम है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, CH4। क्या होता है, मेथेन। मेथेन है क्लोरीन की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन परमाणु में से हाइड्रोजन परमाणु का तो क्या होगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु तो हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन परमाणु यहाँ से जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त होगा CH3Cl। और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। और क्या प्राप्त हो गया, हमें हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न प्राप्त हो गया, क्लोरोमेथेन। ऐसे ही और करके देखें हम, CH3 किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की जगह क्या ले लिया, ब्रोमीन। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन तो जुड़ जाएगा और क्लोरीन हट जाएगा। ब्रोमीन जुड़ जाएगा, सूर्य और हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन परमाणु, सॉरी ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाएगा। और हमें प्राप्त हो जाएगा 1 ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु तो हटता है
और अन्य तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे परमाणु जुड़ जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होती है। अब हम इनका रिवाइज करते एक बार फिर से। दहन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तो आवश्यक है। जैसे कोयला को जलाने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाई गैस प्राप्त होती है। और मीथेन का दहन करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या प्राप्त होते हैं? उष्मा। तो हमने सीखा कार्बनिक यौगिकों का दहन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं, साथ में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की दहन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का तो क्या जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? हटता है। उसे तो कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीकारक की। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, वो तो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, लेकिन खुद का क्या कर लेते हो? अपचयन करते हैं। अब हम पढ़ रहे एथेनॉल, किसकी? एथेनॉल की कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकारक हो गया क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा अम्लीय KMnO4 और उष्मा। और एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ऐसी संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं। और संकलन अभिक्रिया कौन दर्शा सकते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक तो एल्कीन आती है और एक है एल्काइन। संकलन अभिक्रिया में किसका योग होता है? हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन योग होगा तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया तीन नाम से पढ़ा जाता है: संकलन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। फिर ये एल्केन है और एल्केन का क्या करेंगे? हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो इसके लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। जैसे ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, जैसे अपचयन के लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एल्कीन से क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमने पढ़ी प्रतिस्थापन अभिक्रिया CH4 प्लस Cl2। इसमें क्लोरीन परमाणु तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ऐसे हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं? एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जैसे एल्केन से हम क्या बना सकते हैं? उसके व्युत्पन्न जैसे ब्रोमो, एथेन, क्लोरो, एथेन, ऐसे यौगिक बना सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। दो है, देखो। पहला तो है एथेनोइक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। दूसरा है एथेनॉल, जिसका अणुसूत्र होता है CH3CH2OH। अब पहला एथेनोइक अम्ल है ना, इसके अन्य प्रचलित नाम है। जैसे एक तो इसे ग्लेशियर अम्ल भी बोलते हैं। इसे ग्लेशियर अम्ल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्दियों के अंदर इसका टेम्परेचर, इसका गलनांक बहुत कम होता है और ये 290 केल्विन टेम्परेचर सर्दियों में आकर इस टेम्परेचर पर आकर क्या हो जाता है? जम जाता है। इसलिए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियर अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्दियों के अंदर आकर जम जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है। फिर हम बात करें, इसका दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। यदि किसी विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल 2 से 3% है, 2 या कितना है? 3% है, तो उसे हम सिरका बोलते हैं। एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। और IUPAC नाम तो क्या इसका? एथेनोइक अम्ल ही है। तो अन्य प्रचलित नाम है एथेनोइक अम्ल के। पहला ग्लेशियर अम्ल। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियर अम्ल भी कहते हैं क्योंकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक बहुत कम होता है, 290 केल्विन, और यह सर्दियों में आकर क्या हो जाता है? जम जाता है। जबकि सिरका ये 2 से 3% है। इसी विलयन का, जैसे हम बात करें कि ये कोई विलयन है और इस विलयन के अंदर जो एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है ना, ये 2 से कितना प्रतिशत है? 3% है। 97 से 98% यदि जल है, इसके अंदर क्या है? जल। और एसिटिक अम्ल कितना है इसके अंदर? 2 से
3% है। 2 से 3% तो एसिटिक अम्ल है और 57 से 58% जल है ना, तो इसे हम सिरका बोलेंगे फिर। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एक नाम एसिटिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल अम्ल, सिरका और एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें IUPAC नाम। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है और एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। तो इसका IUPAC नाम तो यही है 1 एथेनोइक अम्ल, 1 एथेनोइक अम्ल। अब बात करें इसकी संरचना सूत्र की। ये हमारा अणु सूत्र है। संरचना सूत्र के लिए क्या चाहिए हमें, अणु सूत्र चाहिए C और दूसरा कार्बन परमाणु, दोनों के बीच में एक तो सिंगल बंध होता है और पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है। पहला हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। फिर दूसरे कार्बन के पास में 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये द्विबंध से जुड़ेगा, एक तो ऑक्सीजन और एक जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा आगे, हाइड्रोजन। ये संरचना सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, संरचना सूत्र है। फिर हम बात करें भौतिक गुणधर्म की। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, रंगहीन द्रव, रंगहीन द्रव है। एसिटिक अम्ल को हम जलीय विलयन में मिलाकर क्या बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कि एथेनोइक अम्ल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। एथेनोइक अम्ल 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। पहली तो एस्टरीकरण अभिक्रिया और दूसरी है क्षारक के साथ अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखो हम पढ़ रहे एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल एस्टरीकरण अभिक्रिया दर्शाता है तो एथेनॉल से विक्रिया करता है। किसके साथ में विक्रिया करता है, एथेनॉल के साथ में विक्रिया करता है, जिसका अणु सूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करता है और हमारी अभिक्रिया क्या नाम है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। और क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। किसकी उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरक जैसे H2SO4 हो जाए, HNO3 हो जाए, ऐसे कुछ अम्ल उत्प्रेरक है जिनकी उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और क्या प्राप्त होता है हमें, एस्टर प्राप्त होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और साथ में किसका अणु निकलता है, H2O, जल का अणु क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है, जल का अणु क्या निकल जाता है बाहर। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अब इस एस्टर से हम पुनः एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी पड़ेगी, क्षारक के साथ में करवानी पड़ेगी, NaOH के साथ में। देखो यदि हमारे पास एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2CH3, ये क्या है, एस्टर है। यदि हम इसकी अभिक्रिया NaOH क्षार के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा हमें CH3CH2OH, क्या है, एथेनॉल। और साथ में हमें प्राप्त होगा एसिटिक सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल नहीं, सोडियम एसीटेट। इसका क्या नाम है, सोडियम एसीटेट है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, इसे कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल पहली अभिक्रिया कौन सी दर्शाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया दर्शाता है।
एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। एस्टरीकरण अभिक्रिया में कितने अभिकारक चाहिए, 2 चाहिए। एक तो क्या चाहिए हमें, एथेनोइक अम्ल चाहिए और दूसरा एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एस्टर प्राप्त हो जाता है। और साथ में किसका अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। ऐसे यदि हमें एस्टर से दोबारा पुनः एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल बनाने हैं तो उसके लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, साबुनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें एस्टर है, किसके साथ में अभिक्रिया करता है, NaOH क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और हमें एक तो एथेनॉल का अणु प्राप्त होता है, जिसका एथेनॉल का अणु प्राप्त होता है, और साथ में हमें सोडियम एसीटेट का अणु प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल एक दूसरी अभिक्रिया और दर्शाता है, किसके साथ में, क्षारक के साथ में, CH3COOH। यदि हम इसकी क्षार के साथ में अभिक्रिया कराएं, जैसे NaOH प्रबल क्षार है, इसकी उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COONA। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिटिक अम्ल किसके साथ में अभिक्रिया करें, क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल ही प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट NaO। प्लस में साथ में किसका अणु बाहर निकलता है, जल का, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट लवण, सोडियम एसीटेट लवण। सोडियम एसीटेट लवण कैसे बनता है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यदि क्षार NaOH के साथ में करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। यहाँ से तो क्या, OH का अणु, OH निकल जाता है, यहाँ से H, और किसका अणु बाहर निकल जाता है, H2O का, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम एसीटेट। तो एथेनोइक अम्ल कितनी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, 2। पहली एस्टरीकरण अभिक्रिया जिसमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर, और एस्टर से पुनः हमें दोबारा से एथेनॉल प्राप्त करना है तो किसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, एस्टर के साथ NaOH की अभिक्रिया करवा देते हैं। तो एक तो एथेनॉल प्राप्त होता है, एक सोडियम एसीटेट। जबकि दूसरी अभिक्रिया यदि हम एसीटेट अम्ल की अभिक्रिया सोडियम NaOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और हमें सोडियम एसीटेट का लवण प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की, किसकी, उपयोग की, कि एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या क्या है। इसका उपयोग एक तो किया जाता है इत्र बनाने में, किसमें, इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा स्वाद कारक को, स्वाद कारक के रूप में, स्वाद बढ़ाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, इत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग रेयन, रेशम ऐसे उद्योगों में भी किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक इसका उपयोग और किया जाता है सिरका निर्माण, सिरका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इत्र का उपयोग इत्र निर्माण में, स्वाद कारक के रूप में, रेयन, रेशम जैसे उद्योगों में किया जाता है, और किसमें किया जाता है, सिरका निर्माण में किया जाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग एथेनॉल। एथेनॉल का अणुसूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल को सामान्यतः क्या कहते हैं हम लोग, एल्कोहल ही बोलते हैं इसे, और इसका सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल। जैसे एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, वैसे एथेनॉल का सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। एथेनॉल इसका क्या होता है, IUPAC नाम होता है। इसका भी हम संरचना सूत्र बनाएंगे। कितने कार्बन परमाणु, 2, 1 और 1 2। पहले कार्बन परमाणु के पास में कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 जोड़ देंगे, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। फिर दूसरे हाइड्रोजन कार्बन परमाणु में 2 हाइड्रोजन है, H2 और H, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH। ये किसका संरचना सूत्र हो गया, एथेनॉल का, जिसमें पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे से 2 हाइड्रोजन, एक OH समूह जुड़ा हुआ है। अब हम इसके भी भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। ये क्या होता है, रंगहीन, रंगहीन क्या होता है, द्रव्य होता है। ये ज्वलनशील द्रव्य होता है, कौन सा, ज्वलनशील द्रव्य होता है एथेनॉल, ज्वलनशील द्रव्य। यदि हम एथेनॉल के अंदर क्या मिला दें, पेंटोल मिला देना, तो ये क्या हो जाएगा,
ज्वलनशील द्रव्य बन जाएगा, ये जलने लग जाएगा, कि ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? शराब निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एथेनॉल यौगिक की भी दो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहले कौन सी अभिक्रिया? निर्जलीकरण अभिक्रिया। एथेनॉल निर्जलीकरण अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में दर्शाता है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 एक अम्ल है, इसकी उपस्थिति में एथेनॉल कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? निर्जलीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि निर्जल जल का अणु क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में। और एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्केन प्राप्त होती है। एल्कीन प्राप्त होती है, सॉरी, क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। साथ में किसका अणु बाहर निकल जाता है? जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो एथेनॉल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करने पर? निर्जलीकरण करने पर। निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या बाहर निकलता है? जल। और एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। और इस एल्कीन दो कार्बन परमाणु की एल्कीन का क्या नाम होता है? एथीन नाम होता है, एथीन। ऐसे ही एथेनॉल सोडियम धातु के साथ में भी अभिक्रिया करता है। CH3OH Na। जब ये सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन परमाणु तो हट जाता है और इसकी जगह ये जुड़ जाता है, CH3CH2ONa। और प्लस में कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। जैसे इसका नाम था सोडियम एसीटेट, वैसे इसका नाम होगा सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड क्या होगा? इसका नाम हो गया। अब हम बात करेंगे एथेनॉल। एथेनॉल का भी उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का पहला उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। किसमें? ईंधन के रूप में। जब हम एथेनॉल के अंदर क्या मिला दें? पेट्रोल मिला देते हैं तो ये ज्वलनशील द्रव्य बन जाता है, इसमें आग लगाई जा सकती है। ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग हम शराब निर्माण में भी करते हैं। किसमें करते हैं? शराब निर्माण में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ऐसे। और हम कुछ एक दवाई बनाने में उपयोग करते हैं इसका, औषधि निर्माण। किसमें करते हैं? औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे टिंचर आयोडीन, पहली एक औषधि है जिसका नाम है टिंचर आयोडीन, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ रासायनिक यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, एस्टर, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन निर्माण में, शराब के उद्योग में, औषधियों के निर्माण में और नए नए पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, एस्टर ऐसे यौगिक बनाने में भी किया जाता है। ये हमारी दो कार्बनिक महत्वपूर्ण यौगिक हैं।